हमारा लेक्चर कहाँ तक पहुँचा था? IUPAC का। चलो भाई, एक चीज़ करेक्शन है तो वो करेक्शन मुझे करवाना है आपका। ये सारी बातें आपकी हो गई थी। क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, आपको पता है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। आपके कितने, दो प्रकार के मैंने आपको बताया था, यहीं से रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है। ओपन चेन में तो नॉर्मल आपका जो है वो रिंग विंग नहीं पाई जाती। ऐसे एलिफेटिक जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे ओपन चेन में आ जाते हैं, ठीक है। और क्लोज चेन में आपके क्या होते हैं? क्लोज चेन में आपके साइक्लिक जो है कंपाउंड आते हैं। अब ये भी आपके दो प्रकार के, एक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आपके भी दो प्रकार के हो जाते थे, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और एक आपके एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक में भी बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड मैंने आपको लिखवाया था। अच्छा, एक मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवाया था, इसका नाम, ये जो है इसका नाम ट्रोपोन है, ठीक है ना। ये जो NCERT है ना उसमें इसका नाम गलत दे रखा है, तो आप इसके नाम को करेक्ट करिए। जो पुरानी NCERT है उसमें नाम गलत दे रखा है, जो नई NCERT आई है उसमें करेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको LO, ये जो है ना इसको हटा देंगे तो ये ट्रोपोन हो जाएगा आपका। इसका नाम ये है। अगर ट्रोपोलोन को अगर बनाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक OH ग्रुप को लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तब वो ट्रोपोलोन होगा, ठीक है। तो आप ये ना लगाकर आप इसी को रखिए, बस बीच से LO हटा दीजिए, तो ट्रोपोन ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? ट्रोपोन की है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। चलिए, बाकी मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका हमने स्टार्ट किया था। हमने बताया था कुछ ट्राइबल नेम भी होते हैं आपके। कुछ ट्राइबल नेम का मतलब कॉमन नेम होते हैं। कॉमन नेम कैसे रख दिए जाते हैं? उनके लक्षण को देखकर, उनके काम को देखकर, कुछ प्रॉपर्टीज को देखकर, ठीक है ना, या फिर कहाँ से वो प्राप्त हुए हैं उसको देखकर, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और आपका जो आपकी बकमिनिस्टर फुलरीन होती है उसका नाम दिया था। अच्छा, मैंने एक और भी नाम और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को यूरिक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो यूरिन से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके, पढ़ते जाओ, ठीक है। मतलब हर किसी का एक कॉमन नेम तो होता ही होता है। हमको मेनली किस पर ध्यान देना है? कुछ हैं जिनके कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सिस्टमेटिक नेम को भी ध्यान में रखेंगे। सिस्टमेटिक नेम के लिए ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखने के लिए हमने कहा था कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक, अगर आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ होगा तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपकी एक पेरेंट चेन होती है जो कि हाइड्रोकार्बन होगा आपका, जो कि लॉन्गेस्ट चेन होती है आपकी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। कार्बन चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी होती है। अब यहाँ पर उसमें साथ साथ आपका ब्रांचेस भी होती हैं। ये ब्रांचेस कैसी होंगी आपकी? हमेशा कार्बन के द्वारा ही बनाई गई होंगी। वो कार्बन जो पेरेंट चेन में आने से छूट जाता है उसको हम ब्रांच या साइड चेन के रूप में उसको हम बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्रांच हो गई, साइड चेन हो गया। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसकी जगह पर और भी हैलोजन लगे हुए हो सकती हैं, कोई और ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, ये सारी बातें आपकी हो गई थी। फिर हमने कहा था ये जो हाइड्रोकार्बन जो पेरेंट चेन आपकी बना रहे हैं वो क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही पता चलता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। पहचान कैसे होती है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, कह देना एल्केन है। डबल बॉन्ड दिखाई दे किन्हीं दो कार्बनों के बीच में, एक भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन, किन्हीं दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, पूरे कंपाउंड में कोई भी दो कार्बन हो, अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो पक्का आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका ये सारी चीजें देख लो। यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, यहां डबल बॉन्ड, आपको दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने कंडेंस्ड फॉर्म और बॉन्ड लाइन ये सारी बातें की थी आपसे, तो आप कंडेंस्ड फॉर्म को कैसे लिखोगे? कौन से बॉन्ड को हम कंडेंस कर सकते हैं? डबल बॉन्ड को कर सकते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड को कर सकते हैं? नहीं, इनको नहीं कर सकते, केवल सिंगल बॉन्ड को हम कंडेंस करके लिखते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कुछ मैंने आपकी स्ट्रक्चर दी थी, बहुत सारे बच्चों ने बनाकर भेजा भी है, मेरे पास आया है, काफी अच्छा लगा, ठीक है ना। सही गलत अभी नहीं बता पाए हैं, लेकिन मेरे पास आ गया था स्ट्रक्चर, काफी लोगों ने मुझे भेजी थी, ठीक है। अच्छा, आइए जरा देखते हैं आपका इनका फॉर्मूला। अगर कंडेंस फॉर्म में लिख कर दे देगा तब कैसे पहचानोगे? यहां तो आपकी स्ट्रक्चर बनाकर दे दी, ठीक है ना। अगर वो कंडेंस फॉर्म में दे दे तब कैसे पहचानते हैं हम? तो उसके फॉर्मूले से पहचानते हैं। एल्केन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन आपको बनानी है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन करके +2 कर दो, मतलब 2 ज्यादा कर दो। जस्ट डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन अगर जोड़ दोगे तो उतने नंबर की आपको एल्केन, उतने कार्बन की एल्केन आपको मिल जाएगी जितने भी कार्बन की आप चाहते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका n कार्बन है किसी भी एल्केन में, तो कितने हाइड्रोजन होंगे उसमें? तो n का जस्ट डबल किया हमने, 2n किया, और प्लस इसमें 2 और जोड़ दिए। अगर इनमें से मैं 2 हाइड्रोजन को हटा दूं, आपका यहां पर क्या बन जाता है? वो आपका बन जाएगा एल्कीन। तो अगर आपके सामने कुछ भी ऐसे लिख कर दे दिया जाए, जैसे कि आपका C5H10 पूछा जाए, बताइए ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है? तो आप जरा देखोगे तुरंत ही, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन 5 है और 5 के जस्ट डबल हाइड्रोजन है यानी 10 है, तो तुरंत बता दोगे एल्कीन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जस्ट 2 गुने हाइड्रोजन एल्कीन में ही होते हैं, और 2 टाइम से ज्यादा अगर हैं, 2 टाइम से 2 ज्यादा हैं तो वो एल्केन हो जाएगा, और अगर 2 कम होंगे तो वो क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एल्काइन हो जाएगा। जस्ट डबल से 2 ज्यादा एल्केन, जस्ट डबल एल्कीन, जस्ट डबल से 2 कम तो वो आपका एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे कि बता दो, ये है आपका C4C2H2, C2H2 है, C2H2 जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन है आपके, मतलब जस्ट डबल से 2 कम है। इसका 2 कार्बन का डबल कितना हुआ? 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो जो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्कीन नहीं है ये, एल्काइन है, खुशबू, ठीक है। ये क्या है? C2H2 एल्कीन है या एल्काइन है? ये आपका एल्काइन होती है। अच्छा भाई, ये सारी बातें आपकी आ गई थी, कुछ मैंने आपको बता दिया था यहां पर। अब हम IUPAC नेमिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग के बारे में हम बात करेंगे, आ जाओ। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, आओ। IUPAC नेमिंग, जनरल नेमिंग, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो आइए हम देखते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते समय सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं एक कॉमन चीज आपको बताने जा रहा हूं जो हर जगह लागू आपकी होगी, ठीक है। चाहे वो आप हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग करो या किसी हाइड्रोकार्बन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी लगाओ, ये जो रूल है वो आपका कॉमन होगा सबके लिए। या मल्टीपल ग्रुप, जब हम आगे चल के देखेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दे रखा होगा जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपके होंगे, तो भी आपका ये चीज कॉमन रहेगी। क्या रहेगी? कि किसी का भी आप यहां पर नाम लिखने जा रहे हो, उसमें हमेशा सबसे पहले आपको नाम लिखना रहता है, पहचानना रहता है रूट वर्ड को, ठीक है ना। रूट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है। ये क्या होता है रूट वर्ड, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एक और नाम हम एल्क से भी जानते हैं, एल्क के नाम से भी हम जानते हैं। रूट वर्ड एल्क का होता है आपका, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा। रूट वर्ड एल्क होता है, और ये जो रूट वर्ड है ना, इस रूट वर्ड का यूज करते हैं हम पेरेंट चेन, जो अभी मैंने बताई थी ना, पेरेंट चेन, सबसे लंबी कार्बन की जो चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है, उस पेरेंट चेन को यही दर्शाता है, ठीक है ना। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो रूट वर्ड से हमको पता चल जाते हैं कि कितने कार्बन का ये कंपाउंड होगा। आखिरकार पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो रूट वर्ड से पता चल जाते हैं। रूट वर्ड के पहले कुछ चीज आती है और रूट वर्ड के सबसे बाद में कोई चीज आती है। तो पहले P फॉर पहले और P फॉर प्रीफिक्स। अगर रूट वर्ड से पहले कुछ चीज आपको लगानी है तो उसको हम कहते हैं
प्रीफिक्स, पहले पी फॉर पहले, पी फॉर आपका प्रीफिक्स लगेगा, और रूट वर्ड के बाद में या फिर पूरे आईयूपीएसी नेम के सबसे बाद में जो लगता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। एस फॉर सफिक्स, एक्स फॉर सबसे बाद में आता है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये जो चीज है ना, ये हर जगह आपका कॉमन रहेगी, ये कोई भी आईयूपीएसी नाम आप लिख रहे हो ये चीज तो आपकी होगी, ठीक है ना भाई। अब जरा देखना, यहीं से कहानी हल्के हल्के अब स्टार्ट हो रही है। अब ये जो सफिक्स भी होता है ना, ये दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, कैसे कैसे जरा देखते रहना, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी सफिक्स आपका होता है, ये प्राइमरी सफिक्स हम हाइड्रोकार्बन के लिए ही यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स जो हमारा हाइड्रोकार्बन के लिए ही जो है हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका अगर जो पेरेंट चेन है, जो हमारी रूट वर्ड है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से मिलकर बनी हुई है, तो यहां पर हम कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा, बोलो, एल्केन। तो प्राइमरी सफिक्स जो यूज होगा वो आपका एन यूज होता है। अगर पेरेंट चेन या पूरा का पूरा जो रूट वर्ड है वो कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना, पूरे रूट वर्ड में कहीं एक जगह हो या मल्टीपल टाइम्स हो, तो आपका अगर एक जगह होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं इन। अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो इन ही होता है, ENE। अगर एक बार डबल बॉन्ड है तो, एक से ज्यादा बार अगर होगा तो वहां पर हम एल्का डाइईन यूज करते हैं, आगे आएगा बताएंगे कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी आपको दिख जाए तब हम यहां पर यूज करते हैं आइन का, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। अब ये सेकेंडरी सफिक्स कब यूज करते हैं, तो ये यूज होता है इन केस ऑफ आपका फंक्शनल ग्रुप के केस में हम यहां पर सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। अगर पेरेंट चेन में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि केवल हाइड्रोकार्बन आपका है, तो आप वहां पर एन, इन और आइन लगा के नाम लिख दोगे, कोई जो है वो आपका चक्कर होगा ही नहीं वहां पर। अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर है, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब आपका पेरेंट चेन तो है, हाइड्रोकार्बन तो है ही है, और उसमें मान लो कहीं ना कहीं OH ग्रुप लगा हुआ है, तब आप यहां पर सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज करोगे, ठीक है ना। वो हम कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सेकेंडरी सफिक्स कब किस फंक्शनल ग्रुप के केस में क्या क्या होता है, फिर उसका यूज भी आपको बता देंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा यूज होगा, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स भी यूज होता है। किस किस के केस में कैसा कैसा होता है, यहां मैंने बाउंड्री बना ली। अब यहां पर मान लीजिए अगर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप के केस में जो सेकेंडरी सफिक्स आपका होता है वो होता है OL। अगर आपका यहां पर मान लो CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसके केस में AL यूज करोगे। अगर आपका यहां पर लगा हुआ है मान लो यहां पर कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये आपका अगर लगा हुआ है तो कीटोन के केस में हम ONE, ओन का यूज करते हैं, ONE, ओन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पर आपका एसिड लगा हुआ है, COOH एसिड लगा हुआ है, तो इसके केस में हम ओइक एसिड का यूज करते हैं। भाई बोलते जाओ भाई साथ के साथ, ये चीजें तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इनको ऐसे रटो मत, देखो मत, बोलो, अंदर से आना चाहिए। अगर मैंने C डबल बॉन्ड OH लिखा है तो आप बोलो कि ओइक एसिड लिखते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो बोलो जिससे कि रिकॉल हो और आपका याद हो, क्लास में ही आपकी सारी चीजें हो जाए, ठीक है ना। मान लो अगर मेरे पास SO3H है तो कोई बता सकता है इसका क्या लगाऊंगा मैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, सल्फोनिक एसिड। क्या लिखूंगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। क्या मैं यहां पर दूसरा पेज ले लूं, पेज बदल दें, हम यहां पर पेज बदल दे रहे हैं। मान लो अगर मैंने यहां पर NH2 लगा दिया, NH2 ग्रुप, तो यहां पर फिर इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एमीन शब्द यूज करते हैं।
अगर मैंने यहां पर CN लगा दिया तो इसके लिए हम नाइट्राइल, ठीक है ना, नाइट्राइल। अगर NC लगा देते तो आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। मान लो अगर मैंने ऐसे डेरिवेटिव लगा दिए यहां पर, जैसे कि C डबल बॉन्ड O Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के केस में हम क्या लगाते थे, OIl क्लोराइड लगाते थे। क्या लगाते थे, OIl क्लोराइड, OIl क्लोराइड, OIl क्लोराइड हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है ना। मान लो अगर C डबल बॉन्ड O OR, ये अगर आपका पेरेंट चेन में ये लगा हुआ है तो ये क्या होता है, आपका एसिड का डेरिवेटिव ईस्टर होता है। और ईस्टर के केस में हम O8 लगाते हैं। याद होना चाहिए भाई सबको, ये एल्कोक्सी नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, क्या लगा देते हैं, मान लो केवल यही प्रेजेंट है तो ये आपका O8 लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं, गलती मत करो। अगर मान लो यहां पर C डबल बॉन्ड O NH2 अगर हमने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका एमाइड। और एमाइड के केस में हम क्या लगाते थे, एमाइड, ये लगाते थे आपका, ठीक है ना भाई। और कुछ बचा इसके केस में बताओ, SH के केस में, SH के केस में क्या लगाएंगे, अच्छा एसिटामाइड लगाते थे भाई। एमाइड के खेत में एसिटामाइड लगाएंगे, वो तो देखा जाएगा ना कि कौन सा है। अगर एसिटिक एसिड से बनकर आया होगा तब एसिटामाइड लगाएंगे। इसके केस में हम थायोऑल लिखते थे। तो ये सारे क्या हैं आपके, सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी सफिक्स हैं आपके, ठीक है ना। मरकेप्टो तो तब लगाते हैं ना जब ये आपका जूनियर ग्रुप की तरह काम करा होता है। कहीं भी कोई भी चीज मिक्स मत करो, हम मानकर चल रहे हैं कि केवल अगर यही प्रेजेंट होगा, जैसे कि मान लो पूरी कार्बन की चेन है आपकी ये, ठीक है ना, तो केवल NH2 अगर प्रेजेंट है तो यही प्रिंसिपल ग्रुप हो गया ना, इसका पूरा का पूरा मालिक यही हो गया। अब मैं इसका जैसे कि मान लो अगर यहां पर SH लगा देते, SH, तो ये क्या हो जाता, थायोऑल हो जाता। थायोऑल पूरा लगाते, पूरा रूट वर्ड का नाम लिखते, फिर यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगाते, प्लस आपका एसिड भी प्रेजेंट है तो SH के केस में हम क्या लगाते थे, थायोऑल भी लगा देते। तो ये सारी चीजें, अगर ये थायोऑल मान लो COOH इसके साथ प्रेजेंट होता तब इसको हम मरकेप्टो लिखते। समझ में आ गया ना। तो मिक्स मत करो, अभी आगे चल के वो आएगा जब एक से ज्यादा आपके ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब जाकर वो चीजें आती हैं आपकी, ठीक है ना। सर बताइए, सर दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है भाई, क्या नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, थायोऑल, अच्छा मेरे पीछे छुप गया है क्या, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई, अब देख लो, अभी ये देख लो, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपका, और उसके बाद नाम देख लेना, अब नाम देख लो, ठीक है भाई। चलो, तो ये आपके क्या हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स हो गए। प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। अब सेकेंडरी सफिक्स तब लगेगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। रूट वर्ड में जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या पेरेंट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब जाकर आप रूट वर्ड के साथ सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के साथ साथ सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज करोगे। अभी अच्छे से सिखाएंगे, चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज किया है, समझ समझ के करिएगा। अब जरा देखिएगा ये कैसे आप जोड़ोगे। प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा प्रेजेंट ही होगा, उसके साथ साथ सेकेंडरी सफिक्स तब होगा जब फंक्शनल ग्रुप आपका आएगा। और ये कब ऐड होंगे, प्राइमरी में सेकेंडरी को कब ऐड करते हैं, तो आप जरा देखिए प्राइमरी को सेकेंडरी में ऐड करके हम कैसे लिखते हैं। ऐड करके हम लिखते हैं कि अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाली पूरी चेन है तो आप इसका नाम क्या लिख दोगे,
एन लगाकर लिख दोगे। मान लो अगर इसमें कहीं पर OH ग्रुप आ गया तो अब आपको यहां पर एन के साथ साथ एक और सेकेंडरी सफिक्स ऑल भी आपको जोड़ना होगा। तो ये कैसे जोड़ा करोगे आप? ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसमें एन में से ई को हटाओगे और सेकेंडरी सफिक्स का ऑल इसमें लगा दोगे, रिप्लेस कर दोगे प्राइमरी सफिक्स के ई से, तो ये हो जाएगा एन और यहां पर ऑल। इस तरीके से समझ में आ गया ना। और इसके आगे क्या आएगा? रूट वर्ड। जो भी आपका रूट वर्ड होगा, क्या क्या होते हैं रूट वर्ड? जो एल्क होगा वो रूट वर्ड की तरह काम करेगा, वो आपका यहां पर आएगा, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? कैसे आप प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करोगे? प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दो और सेकेंडरी सफिक्स को लगा दो, ई हटा दोगे सेकेंडरी सफिक्स को लगा दोगे, दोनों मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा भाई, तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं आपका कि रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या क्या होता है? रूट वर्ड ये आपका पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपका दिया रखा होगा वो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है आपके, वो किससे पता चलते हैं? उसके रूट वर्ड से पता चलते हैं। ठीक है ना? आइए, आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करोगे और एल्क, रूट वर्ड को एल्क भी कहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए उसका नाम लिखो करोगे। ठीक है ना भाई? आइए जरा देखते हैं। अगर मान लो आपका पेरेंट चेन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको दिया रखा है उसमें अगर एक कार्बन है, ठीक है ना, पेरेंट चेन में एक कार्बन है, तो आप उसके एक कार्बन की पेरेंट चेन का जो रूट वर्ड होगा या जो उसका नाम होगा वो होगा आपका मेथ। अगर 2 कार्बन का होगा तो इसको हम कहते हैं एथ। ठीक है ना? अगर 3 कार्बन का होगा तो इसको हम बुलाएंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन का होगा तो इसको हम नाम देंगे ब्यूट का। 5 कार्बन का अगर होगा तो इसका नाम देंगे हम पेंट। बोलो भाई, हेक्स, बोलो हेप्ट, बोलो 8 कार्बन का है तो ऑक्ट। दिख रहा है सबको? अगर मान लो 9 कार्बन का हो जाए तो 9 कार्बन का है तो नॉन। 10 कार्बन का अगर है तो डैक। अगर मान लो 11 कार्बन का है तो अनडैक। अगर 12 कार्बन का है तो डोडैक। क्या नाम हो जाएगा? डोडैक हो जाएगा। अगर मान लो 13 कार्बन का है तो ट्राइडेक। इसी तरीके से आप करते चले जाओगे, फालतू में 14 कार्बन का अगर होता तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। ठीक है ना? इसी तरीके से करते चले जाओगे। मान लो अगर 20 कार्बन का होगा तो उसको हम कह देते हैं आपका आईकॉस। क्या बोल देते हैं? आईकॉस आपका बोल देते हैं। अब फालतू में आपका कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। ठीक है ना? आपका 10 कार्बन तक का पूछा जाता है, बस 10 कार्बन का आपको याद होना चाहिए, फालतू में रटोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? यहीं तक आपका काम हो जाता है। तो रूट वर्ड आप समझ गए। रूट वर्ड क्या होता है आपका? नंबर ऑफ कार्बन जो आपके पेरेंट चेन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर उसमें कोई भी आपका साइड चेन नहीं है तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन को ही बता देगा। फिर अगर साइड चेन होगी तो उसका अलग से वहां पर नाम आपका देंगे हम लोग। ठीक है ना? तो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो हमको रूट वर्ड या एल्क से पता चल जाते हैं। अब आते हैं आपका प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है सबसे पहले। सबसे पहले आईयूपीएसी नाम जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले जो चीज आएगी वो प्रीफिक्स वाली चीजें ही आपकी आती हैं। सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना? अब इनमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनका नाम आपको लिखना है? सबसे पहले इसमें आता है एल्काइल ग्रुप। वो एल्काइल ग्रुप या हम कह सकते हैं साइड चेन। हमने आपको बताया था ब्रांचेस जो होती है ना, मतलब कोई भी एक ऐसा कार्बन जो आपका पेरेंट चेन में आने से रह जाए वो आपका साइड चेन में चला जाता है, ब्रांच कहलाता है। और वही एल्काइल ग्रुप के रूप में हम उसका नाम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स वाला नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स के रूप में उसका नाम हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपकी साइड चेन आ जाती है। साइड चेन समझ रहे हो ना भाई? मैंने आपको बताया था साइड चेन में कौन आ जाएगा आपका? एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल ग्रुप जो है वो आपके साइड चेन में आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, इनका नाम आप लिखोगे। साथ ही साथ अगर जो अब मैं लिखाने जा रहा हूं एल्काइल ग्रुप के बाद अगर आपका कहीं पर ऐसे फ्लोरीन लगा हुआ है पेरेंट चेन से, तो हमेशा इसका नाम आप कैसे लिखोगे, प्रीफिक्स में लिखोगे, और इसके नाम को हम लिखते हैं फ्लोरो, ठीक है ना। अगर आपका ऐसे Cl अगर कहीं पर जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका प्रीफिक्स में जाता है, इसका नाम हम लिख देते हैं क्लोरो। ये आपका अगर Br कहीं पर जुड़ा हुआ है आपकी पेरेंट चेन से तो ये भी आपका जाता है किसमें, प्रीफिक्स में, इसका नाम हम लिखते हैं ब्रोमो। अगर आयोडीन इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा तो आइडो, क्या नाम लिखते हैं इसका, हम आइडो लिखते हैं। अगर मान लो NO2 जुड़ा हुआ होगा तो इसका नाम लिखते हैं हम नाइट्रो। अगर मान लो NO जुड़ा हुआ है तो देखें कितने लोग बता पाएंगे, इसका नाम बताओ। NO अगर जुड़ा हुआ है तो NO2 का तो नाम नाइट्रो है, NO अगर जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइल, बहुत सही बहुत सही, नाइट्रोसो लिखते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोसो, नियम नहीं लिखते हैं कुलदीप। IUM तब लगता है जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, तो कैटायन के नाम के पीछे हम मेनली IUM लगाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल नाइट्रोसो, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो। और जो नाइट्राइल कह रहे थे वो देख लें कि अभी मैंने सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल आपको लिखवाया था, कब, तब लिखवाया था जब आपका CN आया था। देखो जरा, ये देखो यहां जरा देखो जो कह रहे थे, ये देखो दिखाई दिया। हाँ भाई, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। तो ऐसे लोगों के नाम बताऊंगे आप लोग मेरे साथ, सभी लोग ऐसे लोगों के नाम बताओगे जो लोग हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। पहला तो साइड चेन, क्या होती है साइड चेन, एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप ये कैसे आ जाता है, वो कार्बन या वो कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन में काउंट नहीं होते, साइड चेन की तरह काम करते हैं, वो आपके हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। तो आर ग्रुप हो गया आपका। फिर आपके हेलोजन, जितने भी आपके हेलो ग्रुप होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब किस में आ जाएंगे, हमेशा साइड चेन आपके प्रीफिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, इनका हम हमेशा प्रीफिक्स में नाम लिखते हैं। NO2 नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप, और NO नाइट्रोसो, ये सारे के सारे हमेशा जो है ऑलवेज किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये कंप्लीट आपका एक समरी हो गई, ठीक है। आइए वन बाय वन अब हम इनका जो है वो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या थोड़ा बहुत और ज्ञान लेना चाहते हो जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने आपको बता दिया, ये मेन आपका हो गया, ठीक है ना भाई। कुछ रूल होते हैं IUPAC नेमिंग में, वो रूल तब आते हैं जब आपके बहुत सारे ग्रुप जुड़ने लगते हैं, ठीक है ना। एक पेरेंट चेन होगी और उसमें कुछ और आपके ग्रुप लगा दिए जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें CHO लगा देगा, CN लगा देगा, OH लगा देगा, तब जाकर आपके IUPAC के कुछ रूल होते हैं, जो रूल मैं आपको लगभग 10 लिखवाता हूं, तो वो हम लिखवाएंगे बाद में, लेकिन मोटा माटी आपका यही होता है, ठीक है। इसका यूज अभी हम करेंगे IUPAC नेमिंग करने में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें और आपको बता देना चाहता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास जो मैं लिखवा दूं, फिर IUPAC नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पर हेडिंग डालते हैं हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बताना जरूरी होता है, बताना ये जरूरी भी होता है, ठीक है ना भाई। ये अगर नहीं पता होते हैं आपको तो गड़बड़ कर देते हो आप लोग, जर्नल नेम नहीं लिख पाते हो अगर ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर आता है 1 में आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स n कहां पर यूज करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो n जो होता है ना, n का मतलब होता है आपका नॉर्मल से, ठीक है ना। ये जो n होता है ना, ये आपका बताता है नॉर्मल और स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन को,
ठीक है ना। नॉर्मल और स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन अगर आपकी होती है तो आपकी वो क्या कहलाती है, यहां पर एन उसके आगे हम लगा देते हैं और उसको हम नॉर्मल की तरफ मतलब नॉर्मल एन लगा देते हैं। वो नॉर्मल अगर आपकी ऐसे ही दे दिए, मान लो 5 कार्बन की चेन है आपकी और ऐसे ही स्ट्रेट चेन बनाकर दे दी, ठीक है ना, तो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, उसका मतलब है आपका नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। अगर कार्बन की चेन है, एक एक कार्बन मतलब 5 कार्बन की अगर चेन है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पर। मान लो ये कार्बन कार्बन है आपके, ठीक है ना, 4 कार्बन की चेन है, एकदम स्ट्रेट चेन है या नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है या नहीं है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और स्ट्रेट चेन है। तो अगर आपका 4 कार्बन की चेन है तो सबसे पहले रूट वर्ड आएगा इसका। 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड का यूज करते थे ब्यूट, और प्लस आपका बताइए यहां पर केवल प्राइमरी सफिक्स आएगा या सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा। भाई सेकेंडरी सफिक्स तो तब आता था जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता था, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो केवल प्राइमरी सफिक्स आएगा। और प्राइमरी सफिक्स जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा प्राइमरी सफिक्स हम लगाते हैं, एन वाला, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब ये स्ट्रेट चेन है, आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे हम एन लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इस तरीके से इसको बोला जाता है, एन ब्यूटेन बोलो या नॉर्मल ब्यूटेन बोलो, इसका मतलब ही होता है, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन, सिंपली एक स्ट्रेट चेन होती है आपकी हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना, इसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। 5 कार्बन की होती तो एन पेंटेन बोल देते। समझ में आ गया ना, एन शब्द हम क्यों लगाते हैं, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, एन ब्यूटेन एन हेक्सेन इस तरीके से वो लिख कर दे देगा और वहां पर फिर कंफ्यूज होने लगते हैं। ऐसे ही एक और होता है आपका, ऐसे ही यहीं पर लिखवा दे रहे हैं, जगह भी है हमारे पास, तो यहां पर एक और होता है प्रीफिक्स, एक और आपका प्रीफिक्स यहां पर होता है जो कि आपका होता है प्रीफिक्स यहां पर आइसो। आइसो प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, आइसो प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, अब ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है अभी आपको बताएंगे, अभी याद रखना बस कि CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। जब आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, अटैच्ड होता है सेकंड लास्ट कार्बन पर, अटैच टू सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर आपका ये अटैच होता है मिथाइल ग्रुप, तब वहां पर हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसको बोला जाता है कि यहां पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जरा देखो, मेरे पास ये है, अब मैं देखो हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मिथाइल ग्रुप तो CH3 होता है, यहां पर इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है ना। भाई मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन तो आप अपने हिसाब से कर ही लोगे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, कुछ लोग बाद में फिर कहेंगे कि ये गलत लिख दिए थे, ठीक है भाई, चलो मैंने ये लिख दिया। तो आप बताइए सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन होगी, यहां पर 3 कार्बन की, और यहां पर इतना तो जानते ही हो ना कि बिल्कुल नहीं आती है IUPAC, अगर नहीं भी आती है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखो ये आपका ये वाला जो कार्बन है ना वो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, लास्ट कार्बन से जस्ट पहले वाला कार्बन आपका सेकंड लास्ट कार्बन कहलाता है। आप जरा देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन को पहला कार्बन मान लूं तो आखिरी कार्बन ये वाला हो जाएगा। आप कहोगे ये वाला कार्बन आखिरी क्यों नहीं है, आप इसको आखिरी मान लो, चलो इसको पहला कार्बन मानोगे तो इसको आखिरी मान लो, ठीक है ना। और आखिरी कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अगर ये लास्ट वाला कार्बन है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ है ये आपका देखो मिथाइल ग्रुप। तो जब आपका सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब वहां पर हमको दिख जाता है आइसो ग्रुप, ठीक है ना। आइसो ग्रुप में आपके टोटल कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। इन 3 कार्बन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपका
आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। मिनिमम 3 कार्बन आपके यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। पीछे नहीं दिख रहा है, पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। पीछे वाला तो सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल चेन यही तो लिखा हुआ है। अगर दिखता नहीं है तो मैं बोलता हूं वो सुन लिया करूं, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया? आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो आइसो फिर शब्द हम कब जुड़ते हैं, कब यूज करते हैं? आइसो प्रीफिक्स। आइसो कब यूज होता है? प्रीफिक्स का मतलब नाम लिखने से पहले जो चीज आपकी यूज होती है वो प्रीफिक्स कहलाती है। ये तब यूज होगा जब आपका सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मिथाइल ग्रुप है सेकंड लास्ट कार्बन पर, नहीं है? यस, ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है और इस पर आपका ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। या आप नीचे वाले को भी मान सकते हो, ये वाला भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर प्रिंसिपल चेन स्टेट वाली ले रही हो तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। चूंकि मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर है तो हम प्रीफिक्स आइसो तो यूज करेंगे ही। और टोटल कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसो प्रीफिक्स मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अगर आइसो ग्रुप की बात की जाए कि आइसो ग्रुप क्या होता है तो ये भी जरा नोट कर लो। आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप आपका होता है ये CH3, 3 कार्बन का CH3 CH3 और ये आपका एक खाली हाथ होता है, ये आपका होता है, ये आपका आइसो ग्रुप होता है। 2 3 4 5। ओहो, देखो कितने महान लोग हैं, कोई बता भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, वही हम कहें गड़बड़ क्यों है, अब सही है। एक हाइड्रोजन ज्यादा कर दिया था, ठीक है भाई। तो यहां पर 3 और 1 4, अब सही है। तो ये आपका आइसो ग्रुप होता है। आइसो ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं? मिनिमम 3 कार्बन। तो ये आपका आइसो ग्रुप हो गया, ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। और आइसो प्रीफिक्स कब यूज करोगे? तब जब सेकंड लास्ट कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप होगा। तो अगर पहचानने को दे दिया जाए तो ऐसे पहचान कर लेना आइसो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर प्रीफिक्स लगाना हो किसी भी आपका हाइड्रोकार्बन की चेन में तो आप सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा देना, ठीक है भाई। ठीक है, चलो एक और प्रीफिक्स का हम यूज करने जा रहे हैं, वो है आपका प्रीफिक्स नियो। नियो प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? प्रीफिक्स का सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया कनिका? प्रीफिक्स नियो कब यूज हम करते हैं, मतलब नियो नाम के पहले कब आएगा? तो नियो नाम के पहले तब आता है जब किसी हाइड्रोकार्बन की चेन में 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर जुड़े हुए होंगे। जब 2 मिथाइल ग्रुप अगर आप सेकंड लास्ट कार्बन पर जुड़े हुए देख लो तब वहां उसके नाम के पहले आप नियो शब्द लगा देना, ठीक है ना। तब आप उसके नाम के पहले नियो शब्द लगा देना। तो प्रीफिक्स नियो कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल चेन, ठीक है ना। प्रिंसिपल चेन की सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख जाएं तो आप वहां पर शब्द यूज करोगे नियो, ठीक है भाई। जैसे कि मान लो ये आपका है और सेकंड लास्ट कार्बन ये है, तो इस पे आप ऐसे लगा दो तो 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख गए। ये सेकंड लास्ट कार्बन है ना, इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ग्रुप ये है। मान लो 3 कार्बन की ले लो, चलो ठीक है भाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा है ना? नाम क्या हो जाएगा इसका? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन।
अब मैं जो नाम लिख रहा हूं वो समझ में आ गया ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, और 5 के लिए हम बोलते हैं पेंट। और एन शब्द क्यों लगाया? एन इस वजह से लगाया क्योंकि सभी के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया पेंटेन। और पेंटेन से पहले नियो क्यों यूज किया एज अ प्रीफिक्स? इस वजह से नियो यूज किया क्योंकि यहां पर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो आप नाम लिखने से पहले नियो शब्द का यूज करोगे, प्रीफिक्स एज अ नियो यूज करोगे। ठीक है ना भाई? तो ये आपका नियो हो गया। अच्छा, नियो ग्रुप अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर प्रेजेंट है, तो नियो ग्रुप के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? नियो ग्रुप के लिए मिनिमम आपके यहां पर होने चाहिए 5 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। ठीक है ना? कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन। नियो प्रीफिक्स तो समझ में आ गया ना भाई? सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, और अगर आपका यहां पर एक मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर है तो आइसो प्रीफिक्स यूज करोगे, 2 होंगे तो नियो करोगे। आइसो ग्रुप अगर देखने को बोला जाए तो देख लेना कि वहां पर 3 कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, और जो आपका बीच वाला कार्बन होगा उसकी वैलेंसी खाली होगी तो वो आपका आइसो ग्रुप हो जाएगा। और नियो ग्रुप होने के लिए आपका 5 कार्बन होने चाहिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपसे पहचानवाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन एक बहुत वीआईपी रखा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर आपसे नियो ग्रुप पूछा जाए कहां कहां पर प्रेजेंट है, तो नियो ग्रुप के लिए आप क्या देखोगे? कितने कार्बन? 5 कार्बन। ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन। एक ही कार्बन से जुड़े हुए सारे कार्बन आपके होंगे, ये आपका, ठीक है ना? और इस कार्बन पर आपकी वैलेंसी खाली होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा ये वैलेंसी कैसे खाली होती है, ठीक है ना? तो ये आपका नियो ग्रुप हो गया। 5 कार्बन का नियो ग्रुप आपका ये हो गया। अभी मैं पहचानना आपको सिखाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन यहीं पर आ गया, यहीं पर आपसे पूछ लेते हैं वरना आप लोग गड़बड़ करोगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखिएगा, देखें कितने लोग पहचान पाते हैं। नहीं पहचान पाओगे तो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन गड़बड़ भी कर देते हो। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाते रहो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नियो एंड आइसो ग्रुप इज प्रेजेंट? पहला, दूसरा, ये गलत है। दो हो गए, यहां पर तो आ भी नहीं पाएगा भाई। चलो तीसरा ले लो यहीं पे। बताओ। आइसो ग्रुप कहाँ है, नियो ग्रुप कहाँ पर है? अब सभी लोग, आप लोग समझोगे।
आइसो ग्रुप कहां कहां पर है, नियो ग्रुप कहां कहां पर है, समझना। आइसो ग्रुप के लिए मैंने आपको बोला कि आइसो ग्रुप अगर आपको पहचानना हो कहां पर प्रेजेंट है, तो आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। आइसो ग्रुप के लिए 3 कार्बन होने चाहिए, जिसमें आपका CH3, बीच में आपका एक CH हो और फिर आपका यहां पर CH3 लगा हुआ हो। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ये आइसो ग्रुप होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, नियो ग्रुप के लिए 5 कार्बन होने चाहिए, जिसमें एक कार्बन आपका जुड़ा हुआ होगा, मतलब एक कार्बन बीच में होगा। उस एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों पर कार्बन लगा दो, तो 4 वैलेंसी वाले कार्बन हो गए और एक सेंटर कार्बन हो गया, टोटल 5 कार्बन हो गए, जिसमें एक कार्बन का एक हाथ खाली होता है, तो ये बन जाता है हमारा नियो ग्रुप। तो 3 कार्बन किसमें, आइसो में, और 4 कार्बन किसमें, आपके नियो में। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। जरा देखो, साउंड सही नहीं आ रहा है क्या, साउंड क्लियर आ रहा है ना। अच्छा, जरा देखो यहां पर, क्या ये आपका आइसो ग्रुप है, क्या ये आपका आइसो ग्रुप है, नहीं, ये आइसो ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि ध्यान से देखना, यहां पर आपका CH होना चाहिए, यहां पर ये CH2 है। एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि 3 कार्बन होने चाहिए, तो तीनों कार्बन हैं, लेकिन बीच वाला कार्बन की वैलेंसी खाली होनी चाहिए, एक वैलेंसी खाली होनी चाहिए, मतलब यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए था। आप जरा देखो, बीच वाला जो कार्बन है ना, उसकी चारों की 4 ही वैलेंसी हमने क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दी है। लेकिन आइसो ग्रुप में एक वैलेंसी आपकी उसकी क्या होती है, उसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ, उसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। और एक हाइड्रोजन अगर होगा तो एक हाथ खाली होगा, उस एक हाथ पर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, कोई भी चीज लगी हुई हो सकती है, जैसे कि ये यहां पर जरा देखो, ये एक हाथ खाली है ना, इस एक हाथ खाली से यहां पर कोई भी ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप आपका कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। वो हो सकता है कोई दूसरा कार्बन लगा हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कुछ भी लगा हो, ठीक है ना। हमको मेनली अगर आइसो ग्रुप देखना है तो यहां पर देखना है CH3CH और आपका CH3। अगर यहां पर CH2 हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ये CH2 हो गया, तो ये आपका आइसो ग्रुप नहीं है। इधर वाले में जरा देखो, CH3CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो देखो ये चीज आपको मिल रही है आपके जैसी 3 कार्बन वाली, और उससे ये वाला हाथ खाली है जिसपे ये वाला ग्रुप आपका अलग से जुड़ा हुआ है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये अलग जुड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। ये चीज जो हो गई 3 कार्बन की, ये आइसो ग्रुप आपका हो गया, ठीक है ना। पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, CH3CH CH3, ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। ऐसे नीचे वाले में देखो, एक आइसो ग्रुप आपका ये हो गया और दूसरा आइसो ग्रुप आपका ये हो गया, तो दो दो आइसो ग्रुप आपके हो गए, दो दो आइसो ग्रुप आपके हो गए। क्या कहीं पर भी नियो ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं। नियो ग्रुप में आपके टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन से 4 अदर कार्बन आपके जुड़े हुए होते हैं, उसमें एक कार्बन की वैलेंसी खाली है और यहां पर कोई भी चीज आपकी लगी हुई हो सकती है, ठीक है ना, इस वैलेंसी पर। आइए जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप बताइएगा इसमें आपका है नियो ग्रुप या नहीं है, ठीक है ना, मुझे बताएंगे आप सभी लोग। बताइए, क्या इसमें नियो ग्रुप आपका है? तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? दोनों प्रेजेंट हैं, इसमें केवल और केवल आपका आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें केवल और केवल आपका आइसो ग्रुप। देखो ये आइसो ग्रुप है, ये केवल आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें नियो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें नियो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। नियो ग्रुप के लिए आपके क्या होने चाहिए थे, 5 कार्बन होने चाहिए थे। यहां पर जरा देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन से आपका सिंगल कार्बन एक और जुड़ा हुआ होना चाहिए था,
इस कार्बन से हर तरफ सिंगल सिंगल कार्बन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर आपका ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अब नियो ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है ना, आप बताइएगा क्या इसमें नियो ग्रुप प्रेजेंट है? यहां पर आपका नियो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? यस। अब जरा देखो, ये नियो ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका देखो, ये है आपका नियो ग्रुप 5 कार्बन का, ये जो है आपका, ये देखो ये नियो ग्रुप है, और इससे लगा हुआ ये जो है आपका, ये ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो इसमें आपका ये वाला ग्रुप तो हो गया आपका नियो ग्रुप 5 कार्बन वाला, और ये हो जाएगा आपका आइसो ग्रुप। क्या दिखाई दे रहा है? समझ पा रहे हो ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर क्या है? ऊपर वाले और नीचे वाले में साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर 5 कार्बन आपके नियो ग्रुप में होते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम से 4 इंडिविजुअल कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए थे, लेकिन यहां ऊपर वाले में 3 तो थे, लेकिन चौथा ये इतना बड़ा ग्रुप आपका आकर लग गया। ठीक है ना, यहां पर जरा देखो, ये इस वाले कार्बन से चारों के चारों कार्बन आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो समझ गए, ये आपका आइसो ग्रुप होता है और नियो ग्रुप होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया यहां पर आइसो और नियो ग्रुप। सर इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट होगा? डोमिनेंट, ये क्या तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो क्या? डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ यहां पर है भाई? डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ यहां पर? कौन डोमिनेंट होगा? अरे इसमें तो यहां पर सीधा सीधा है कि नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप पहचानने हैं। अगर नियो ग्रुप है तो उसको बोलो नियो ग्रुप है, अगर नियो ग्रुप नहीं है तो नहीं बोलोगे नियो ग्रुप नहीं है। समझ में आया? इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाला डोमिनेंट है या नीचे वाला डोमिनेंट है तो ऊपर वाला रिसेसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं चल रहा है भाई। किसने पूछा था भाई? रुक जाओ देख लें। हैदर, हैदर समझ में आया बेटा? हैदर, नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप आपको बस यहां पर देखने हैं, तो ऐसा डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बताना है कि ऊपर वाला नीचे वाले में कौन ज्यादा डोमिनेंट है। यहां पर बस अगर आपको आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बस आप डायरेक्ट उसमें बता दो कि नियो ग्रुप है, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। ऊपर वाले में जरा देखो, आपका हमारे 5 कार्बन हमको नहीं दिख रहे थे तो नियो ग्रुप नहीं हुआ, हाँ 3 कार्बन वाला ग्रुप हमको दिख गया तो वो हमारा आइसो ग्रुप हो गया। अगर किसी को कोई भी और दिक्कत होती है तो मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं यहाँ पर, वो पूछे ही ना कि अरे ये क्या हो गया, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बाद में अगर हम जो पूछोगे तो फिर वो करेंगे। नहीं, आप पूछ सकते हैं लेकिन क्लास में नहीं, अब बाद में पूछिएगा, खुद से कोशिश करिएगा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप क्या करोगे? नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप को इस तरीके से आप देखोगे। ठीक है ना, CH3 CH CH3। मैंने कहीं पर भी जो भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसमें मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को नहीं लगाया है। अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा कर दूं तो आपका वही सारी चीजें आएंगी। हाइड्रोजन तो आप खुद भी लगाकर देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, इस वजह से मैं जानबूझकर नहीं लगाता हूं। ठीक है ना, यहां पर जरा देखो, एक कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसने इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो पक्का इसके पास 3 हाइड्रोजन और होंगे क्योंकि इसको अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। यहां पर इस वाले के पास कोई हाइड्रोजन होगा क्या? 0 हाइड्रोजन होगा बीच वाले के पास। क्यों? क्योंकि इसने चारों अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया है आपके कार्बन से ही। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, इसके पास कितना होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बना रखा है, और इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे। अब देखो, अगर अब देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वही चीज आपके सामने आ गई। देखो CH आ गया, नहीं आ गया? ये देखो CH आ गया, और यही तो हमारा हाइड्रो जो आपका आइसो ग्रुप होता है, CH3 CH और आपका CH3, तो यही हो गया ना, CH3 CH और आपका ये CH3। ठीक है, तो पहचानो। ठीक है, पहचानोगे तो हो जाएगा। 3 कार्बन का अगर कोई इस तरीके से आपका 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी, एक हाथ पर आपका कोई अदर ग्रुप लगा हुआ होगा, तो ये आइसो ग्रुप आपका कहलाएगा।
प्रीफिक्स आइसो कब यूज करोगे? तो आपका आईयूपीएसी नेमिंग के दौरान। तो ये देख लो, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो ग्रुप लगा देना है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर दो ग्रुप है तो नियो ग्रुप, नियो जो है प्रीफिक्स उसके आगे लगा देना है। कोई भी आईयूपीएसी कंपाउंड आपको दिया हुआ हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया हुआ है और उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर जब आप प्रिंसिपल चेन को निकाला करोगे, नंबरिंग किया करोगे और सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर आपके दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए आपको मिल जाया करेंगे तो आप प्रीफिक्स नियो ग्रुप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, प्रीफिक्स नियो, ग्रुप नहीं लगाओगे, केवल नियो यूज कर सकते हो। ठीक है, और नियो ग्रुप अगर पहचानने को दे दिया जाए तो वहां पर इस तरीके से आप देख लोगे, 5 कार्बन आपके होंगे नियो ग्रुप में और एक कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से खाली होती है। ठीक है भाई, चलो सर अगर नियो आइसो दोनों आ गए आगे तो क्या लेंगे? मैंने, मेरे में क्या हो रहा है? अगर ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अभी मत देखो, ठीक है ना, लैग हो रहा है, वरना ये पूरा क्लास लैग होने लगेगा, सब लोग पीछे चले जाएंगे अगर मैं बार बार यही चीज अगर बताता रहूंगा तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्राई करो, ये चीज बार बार जो है वो आपकी कई बार हो चुकी है, तो इन चीजों को समझो। अब अगर मैं बताऊं आपको, अगर अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं कि डोमिनेंट का मतलब वो क्या पूछ रहे होंगे। डोमिनेंट का मतलब कहीं ये तो नहीं पूछ रहे थे कि आइसो और नियो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो इन दोनों में से किसको हम लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे? यही तो नाम में किसको लिखोगे? तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को लिख दोगे, ठीक है ना, प्रायोरिटी में। अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को लिखोगे, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो किसको पहले किसको बाद में लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो हम प्रायोरिटी इसमें कैसे देते हैं, कैसे देते हैं बताओ? आईयूपीएसी में प्रायोरिटी जब देते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए देते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी में जो पहले आता है उसको पहले लिखोगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। समझ गए हैदर? अब मैं समझाऊं कि कौन सी प्रायोरिटी की, मतलब कौन सा डोमिनेंट की बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाता है वहां पर, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए थे आपके यहाँ पर? एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो गए थे। अब मैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं यहाँ पर, जो कि आपका है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और आपका 4 डिग्री कार्बन, ये सब क्या होते हैं? ठीक है ना, जब कोई कार्बन अपने जैसे किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है तब हम उस कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन अपने जैसे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है तब उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जब कोई कार्बन अपने जैसे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तब उस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और जब कोई कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तब वो कार्बन आपका कहलाता है, यहां पर क्या कहलाता है? 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाता है आपका? 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। आई होप कि ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वो कार्बन कितने नंबर अपने जैसे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बस यही आपको देखना है इसमें, और आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन आपका क्या है। ठीक है ना भाई, ये तो आपका बता ही सकते हो ना। अब चलो भाई, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आपका खत्म हुआ। एक क्वेश्चन इससे करवा देते हैं, ठीक है, लिख लो एक क्वेश्चन, इसमें भी बता दो पहचान कर, तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका करवा देते हैं हम।
चलो ऐसे ही करवा देते हैं। क्वेश्चन, बताओ भाई इसमें कौन कौन सा कार्बन है, ठीक है ना, कितने कार्बन है इसमें। सर कार्बन में बताना है, हर कार्बन में बताना है, हर कार्बन में बताना है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन क्या है बताओ, ये कार्बन अपने जैसे केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको 1 डिग्री कार्बन बोल दूं। यहां पर ये वाला कार्बन बताओ, ये कार्बन कैसा है, तो ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, ये इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन कैसा है आपका, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये केवल ऊपर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन बताओ, क्या मैं इस वाले कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कह सकता हूं, क्योंकि इधर इधर और ऊपर नीचे चारों तरफ से आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला कार्बन अगेन 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि इधर और इधर आपके 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री के कितनी है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कार्बन 1 डिग्री के हैं, एक 3 डिग्री का है, 2 2 डिग्री के, और एक आपका 4th डिग्री का क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है ना। देखना, ध्यान से सुनना, 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बन को हम और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं, इसको हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी कार्बन। और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन भी हम यहां बोलते हैं। इसको 3 डिग्री को हम टर्सरी कार्बन भी बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। और इसको हम क्वाटरनरी कार्बन भी आपका बोलते हैं, ठीक है।